नहीं जानी, ये बता दो स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? ओके, आपके पास तो आ गई, तो इनसे भी पूछ लें। ओके, बेहतरीन है। ये कौन है भाई? बेटा है मेरा यार, और कौन है? अच्छा खैर, मैंने कल एक बेसिक सा असाइनमेंट दिया था आपको, हो गया वो? कितने आए उसमें? पूरे 8 आ गए। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो हमने कल की क्लास में प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर किया था, यानी हमने कहानी में सीखा था, बस सीखी वो चीज़ें थी जो बुक में लिखी हुई हैं। जैसे कि ऑडिट होता किसके लिए? यूज़र के लिए। हम क्या प्रोवाइड करते हैं? अश्योरेंस। तो अच्छा, तो एक और बात बताओ, अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, यूज़र को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो क्या हमें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? ऐसा तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, हमने उसको टेस्ट भी कर लिया कि आपको पता है ना कि 10 नंबर के तो MCQs भी आने हैं, तो ऑल टुगेदर हमने वैसे कवर करना है। चलें, अच्छा फिर जब हमने ये सीख लिया था कि सर हमें हमारा यूज़र कैसे बैंक हो सकता है या शेयर होल्डर भी होता है, तो शेयर होल्डर क्या पूरा टाइम कंपनी में बैठा हुआ होता है? नहीं, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है ताकि उसके बिहाफ के ऊपर वो पूरा साल देखे कि क्या चल रहा है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? नीचे CFO और CEO को रखते हैं, ऐसा ही है ना, मैनेजमेंट कहलाती है। अच्छा फिर क्या क्या कहा जाता है कि डायरेक्टर बोलते हैं उनको कि भाई तुमने पूरा साल ऑपरेशन चलाया, तुम पहले दस्तखत करो कि ये FS बिल्कुल सही है। फिर उसको कौन ओन करेगा? और डायरेक्टर्स की ओनरशिप के बाद क्या शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट कर लेगा? ऑडिट कराएगा, क्योंकि ऑडिटर होता है इंडिपेंडेंट। तब जाके कॉन्फिडेंस एनहांस होता है कि सही है भाई, एक इंडिपेंडेंट बंदे ने भी देख रेख के मुझे बता दिया कि क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि हमें तो लिखना होता है ना कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो बता दूंगा, ऐसा ही है ना। चलें, ओके। अच्छा, अगर मुझे बात बताओ, मुझे कोई मिस स्टेटमेंट मिली, वैसे ही समझने की बात है, और मैंने मैनेजमेंट से कहा कि आप सही करो, मैनेजमेंट से CFO को कह रहा हूँ सही करो, और वो नहीं मानता, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डायरेक्टर्स के पास। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे हम डायरेक्टर्स को ऑडिट की जबान में कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। क्या कहते हैं? देखो ये रहा, ये लिखा हुआ मैंने, डायरेक्टर्स के आगे क्या है, वो बना हुआ है। अच्छा, जब भी आज के बाद ऐसा अल्फाज यूज हो कि मैं कह रहा हूं दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसका मतलब है डायरेक्टर। अब इसके लघवी मायने भी समझ लो, वो लोग जिनको ठेका दिया गया है गवर्नेंस का देखने का, तो इसको अंग्रेजी में तो यही कहेंगे ना, दोस्त वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है किसका? गवर्नेंस का। तो वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। बस ये बात है, मतलब इसमें कोई इतनी कंफ्यूजिंग भी चीज नहीं है, सिंपल वो लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट की जबान में क्या कहते हैं? वो लोग जिनको गवर्नेंस का चार्ज दिया गया, तभी इसका नाम क्या रख दिया गया? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी वो लोग जिनको गवर्नेंस का ठेका दिया गया है। बात समझ आती है? चलें, ओके। अब हम आज ऑडिट की दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं। एनीवन, ये असाइनमेंट कहाँ पर आई है? ये ग्रुप पे आई थी जानी, आज वापस से मिल जाएगी, उस पर आपका लिंक भी अपडेट हो जाएगा, वापस से कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें, वही था जो हमने क्लास में किया था। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं आज की क्लास में। जब भी मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी EY में कहूँ या किसी भी ऑडिट फर्म में कह लो, PwC, जब भी ऑडिट शुरू होता है ना, हम ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट करने नहीं चले जाते। हम सबसे पहले रिस्क असेस करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करने गया। फार्मास्यूटिकल समझते हो? जो दवाइयाँ बनाती है, ऐसा ही है। चलें, हो गया। फार्मास्यूटिकल मतलब है ऐसी कंपनी जो कि दवाइयाँ बनाती है, यहाँ तक अलाइंड हो। अच्छा, अगेन क्योंकि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा होता हूँ तो मैं एग्जांपल्स तो दूंगा बट कंपनी का नाम छुपा के। चलें, एक XYZ फार्मास्यूटिकल की कंपनी का ऑडिट मेरे पास आया, उस वक्त मैं सीनियर मैनेजर था, तो मेरे पास आया वो ऑडिट। मैंने अपनी टीम को लगाया वहाँ पे और मैंने अपनी टीम को कहा कि जाओ भाई ऑडिट करके आना है। तो एक मोहतरमा आई हमारे पास जिसका नाम था आयशा, जिसका नाम था, अच्छा उसका नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरी ट्रेन की हुई, अब वो माशाल्लाह बहुत चैम्प है, वो मैनेजर बन चुकी है, तो खैर एनीवेज उसका नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ। उससे पूछ के आता हूँ कि भाई हर क्लास में तुम्हें मैं बदनाम करूँगा थोड़ा सा कि तुमने पहले कैसे ऑडिट किया था और अब कैसे करते हो, तो सीखने का एक अमल था ना। एनीवेज, थीम क्या चल रही है दिमाग में ये रखना, हम कह रहे हैं हम ऑडिट शुरू नहीं कर सकते जब तक मैं क्या ना कर लूँ, रिस्क असेसमेंट। यानी रिस्क असेसमेंट का मतलब मेरे बच्चों ये होता है कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो, अगर ये किए बगैर ऑडिट करोगे तो बेवकूफ़ बना दिए जाओगे।
आज के आपके 15-20 मिनट बड़े केयरफुली आपने सुनना है ताकि आपको ऑडिट की थीम समझ आए। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मुद्दा क्या है आज का, हमें यह सीखना है कि हम ऑडिट ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे पहले पता होना चाहिए कि मसला कहां कहां हो सकता है। उसको हम कहते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करना। उसको हम क्या कहते हैं? अगर रिस्क आइडेंटिफाई किए बगैर आपने किसी कंपनी का ऑडिट किया तो आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। उसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आयशा की उस कंपनी की एग्जाम्पल दे रहा हूं जो उसके साथ दरपेश आया था। अलाइन हो यहां तक? यहां तक तो कोई सवाल नहीं है कि भाई हमारे माइंड में क्या, हम सीख क्या रहे हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि मसला कहां कहां, और फिर यह सिखा रहा हूं कि अगर मसला कहां कहां हो सकता है ये सोचे बगैर अगर आपने ऑडिट कर लिया तो आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। जैसे कल वो बच्चा कह रहा था आपके साथ कोई ट्रिक कर दे, याद है ना, आंखों में पट्टी वाली बात। तो वो बात ये है कि ट्रिक कैसे होती है वो सिखाने लगा हूं। तो उस ट्रिक से बचने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? रिस्क आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे वो मैं हुनर सिखाऊंगा। पहले कहानी सुन लेते हैं कि क्यों ये लाजमी है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, ऑनलाइन जो सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जल्दी बताओ। ओके, हमने कहा हम फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर रहे हैं और उसका ऑडिट कौन करने गई है? आयशा। अच्छा, मैंने कहा आयशा, वो न्यू आई थी उस वक्त फॉर्म में। मैंने कहा आयशा मुझे एक बात बताओ कि आप वाकई ऑडिट कर लोगी? आप तो पहली बार ही बोली हाँ सर मैं तो ऑडिट पढ़ के आई हूँ। तो मैंने कहा सही है भाई, अच्छी बात है, आप पढ़ के आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो आता होगा ऑडिट। बोलिए जी सर मैं आराम से कर लूँगी ऑडिट। सही है भाई। फार्मास्यूटिकल कंपनी का इसने बोला सर मैं रेवेन्यू ऑडिट करूँगी। पिछले साल का रेवेन्यू कितना है? 450 बिलियन। इस साल का कितना है? 540 बिलियन। जरा इंक्रीज देखते हो कितना है? नहीं परसेंटेज वाइज 20%। चलें जी भाई, ऑनलाइन तो देख के बताओ जल्दी से, इंक्रीज कितना है? 20%। ओके, मैंने आयशा से ये कहा, बड़ी कहानी सुनना है इसमें। आयशा ने कहा कि मैं ऑडिट करके आऊंगी और इसमें इंक्रीज आप लोग मुझे बता रहे हैं कितना आ रहा है? 20% का। चल ये भी बात समझ आती है। हमने कहा कि भाई इंक्रीज हमारे पास आ रहा है 20% का। अच्छा, मैंने आयशा को कहा आयशा आपने 540 बिलियन वेरीफाई किया होगा। अच्छा, आयशा कह रही है सर मैंने 450 बिलियन नहीं किया। मैंने कहा सही है, वो तो पिछले साल वेरीफाई हुआ होगा। आपने किस साल का ऑडिट करना है? तो पिछले साल का पिछले साल हो चुका होगा। हम किस साल का ऑडिट कर रहे हैं? इस साल का। चलिए सुनिएगा। मैंने कहा आयशा सर मुझे ये बताओ आपने उसको वेरीफाई कैसे किया? उसने कहा सर सिंपल है, इनका एक ही कस्टमर है, इनका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका एक ही कस्टमर है और हर महीने उसको कितने बिलियन की इनवॉइस हो रही है? इसको जरा मल्टीप्लाई करोगे? 540 हो गया। 12 से एक बार करके देख लो, मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है इसलिए कह रहा हूँ। है पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यही आंसर आता है। अच्छा, तो मैंने कहा आयशा तुमने क्या किया? सैंपलिंग नहीं की? उसने बोला सर सैंपलिंग की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इतनी सारी इनवॉइसेस थी नहीं। 12 इनवॉइसेस थी, 12 की 12 देख ली। क्या ऑडिट कर लिया उसने? हाँ ना, अपनी तरफ से तो कर लिया ना उसने। 12 की 12 इनवॉइसेस देख ली। भाई आपको मसला क्या है कि क्या ये रेवेन्यू जेन्युइन है या नहीं है? तो उसने बोला कि भाई अगर मैं इनवॉइस देख लूं, इनवॉइस एक सबूत है, ऑडिट एविडेंस नहीं है। हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, ये तो सबूत है कि भाई ये सेल उसको हो चुकी है। अच्छा, फिर मैंने कहा और क्या तुमने देखा इन इनवॉइसेस के अलावा? उसने बोला सर जब माल गोडाउन से बाहर जाता है ना तो एक गुड डिस्पैच नोड बनता है। गुड डिस्पैच, क्योंकि माल उसके बगैर गोडाउन से जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा तुमने वो देखा? उसने बोला हाँ सर देखें, ये वो भी 12 देखे हुए। क्या अभी तक इस बात का सबूत आ चुका है कि ये सेल हो चुकी है? इनवॉइस भी है और गुड डिस्पैच, और जो लेके गया उसका साइन भी है। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को गुड्स फराहम कर रहा हूं, यानी मैं लैपटॉप बेचता हूं अज्यूमिंग, तो मैं लैपटॉप बेचते हुए सामने वाले से रिसीविंग लूंगा ना कि तू उस पर लिख के तूने मुझसे 50 लैपटॉप रिसीव किए हैं। तो वो कह रहा है कि भाई मैंने हर एक महीने में तुमसे 45 बिलियन की चीजें रिसीव की हैं। तो क्या आयशा ने अपने हिसाब से ऑडिट बिल्कुल सही किया है? भाई एक नॉर्मल बंदा देखेगा कि सही है भाई वो फार्मास्यूटिकल का ऑडिट करने गई है और फार्मास्यूटिकल के ऑडिट में उसने कितने महीने की इनवॉइसेस देखी। और जब मैंने उसको बोला कि आयशा मुझे ये बताओ कि ये रेवेन्यू बढ़ क्यों गया,
पहले इतना था अब इतना है, 12 महीने पहले भी थे अब भी थे। तो उसने बोला सर इन्होंने अपनी प्राइसेस इंक्रीज की हैं। पहले एक महीने की सेल हुआ करती थी 37 पॉइंट, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 450 बिलियन। तो मैंने कहा अच्छा आयशा आप समझ आए कि तुमने ऑडिट किया है, और ऑडिट कैसे किया? 12 महीने की इनवॉइसेस उठाई और जीडीएन भी देख लिया, गुड डिस्पैच नोट। और इंक्रीज क्यों हुआ है? प्राइस इंक्रीज की वजह से। मैंने कहा चलो भाई आयशा तुमने ऑडिट कर लिया। बोलिए सर देखिए मैंने आपको कहा था मुझे ऑडिट आता है। मैंने कहा 1 मिनट, यहां तुमने एक भंड मार दी आयशा, तुमने एक चीज मिस कर दी, रिस्क असेस नहीं किया। उसने बोला रिस्क असेस किया सर, मैंने तो ऑडिट करके आ गया। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने कहा आयशा क्या आपने ये समझा कि ये कंपनी जो है इंपोर्ट करती है और फिर बेचती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कंपनी साथ साथ ये कंपनी और फिर। मैंने कहा आयशा जब मेरे 3 महीने इस साल इंपोर्ट बैन थी तो इसने मंगवाया क्या और बेचा क्या? फिर सुनना वापस से। मैंने कहा आयशा तुमने ऑडिट कर लिया, 12 महीने की इनवॉइसेस देख ली। तो बोलिए नहीं सर ऐसा हो सकता ना इसके बाद स्टॉक हो। मैंने कहा तुमने समझा ही नहीं इस कंपनी के ऑपरेशन को, ये स्टॉक रखती नहीं है, मंगवाती है साथ साथ मंगवाती है। मैंने कहा आपको तो बेवकूफ बना दिया गया, आपको तो बोलिए सर ये इनवॉइसेस, मैंने कहा फेक हैं। तो बोलिए जीडीएन, मैंने कहा फेक हैं। बोलिए नहीं सर ये कैसे हो सकता है, ये ट्रिक कर दी। ये हो गई ना ट्रिक, ये हो गया ना गेम उसके साथ। पर मैं तुम सबसे पूछता हूं ये ट्रिक उसके साथ हुई क्यों? अब रिस्क असेस कैसे होता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो तुम बेफिक्र रहो। अभी हमने इसे कहानी समझी है कि देखो बेवकूफ बना दिए जाओगे अगर आपने रिस्क असेस किए बगैर ऑडिट किया। आपको पता होना चाहिए मसला कहां कहां हो सकता है। मैं आपको बताता हूं रिस्क असेस कैसे होगा अगले 5 मिनट में। पर पहले इस कहानी को क्लियर करते हैं। अगेन मैंने आयशा को कौन सी कंपनी के ऑडिट पे भेजा है? फार्मास्यूटिकल कंपनी के। उसने कौन सा एरिया ऑडिट करना है? रेवेन्यू को ऑडिट करना है। चलो भाई बात समझ आती है। जब मैंने उसको बोला भाई आप ऑडिट कर लोगी, तो उसने बोला कि सर बिल्कुल मैं कर लूंगी, मैंने ऑडिट पढ़ा हुआ। मैंने कहा सही बिस्मिल्लाह जाके करो। उसने अपने हिसाब से बेसिक ऑडिट सीखा हुआ था, वो गई उसको सिखाया हुआ था कि भाई आप इनवॉइसेस लेके वेरीफाई कर लेना, गुड डिस्पैच नोट देख लेना। उसने इनवॉइसेस देखी, हाँ या नहीं? सारी देखी और गुड डिस्पैच, वो इस बात पे एग्री हो गई कि ये सेल जेन्युइन है, ये सेल। अच्छा उसने एक चीज मिस की, वो क्या थी? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अच्छा मैंने जब किताब खोली तो किताब में लिखा हुआ है कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, आपको। मैंने कहा बताओ कैसे? उसने कहा आपको रिस्क तब आइडेंटिफाई होता है, एक एक करके यहां पे लिखूंगा, बने रहना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। उसने कहा रिस्क आइडेंटिफाई आपको तब होता है जब आप ऑपरेशंस को समझें। ऑपरेशंस को क्या करें? अंडरस्टैंड करें। अच्छा इसके ऑपरेशंस क्या हैं? इंपोर्ट करके सेल करना। क्या आयशा ने इस एक्सपेक्ट को साइड में रख दिया था? हाँ या नहीं? अच्छा क्या ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या मंगवा के बेच रहा है? अब अगर ये लोकली बेच रहा होता ना मेरा रिस्क नहीं होता। ये इंपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है। अच्छा फिर हुआ क्या? मैंने कहा दूसरी और किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? उसने बोला कि भाई आप पहले तो ऑपरेशंस को समझो, और दूसरा जिस एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है उसको समझो। मैंने कहा यार एक मिनट, मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? और वो बोल रहे रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आपने 2 चीजें समझनी है। पहला ऑपरेशन किसके? कंपनी के, एंटिटी के ऑपरेशन। और दूसरा, अच्छा मैंने कहा एक मिनट, एनवायरनमेंट से मुझे पता लगा था कि इंपोर्ट बैन थी, हाँ या नहीं? कंपनी से नहीं पता लगा था, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से पता लगा था कि जहां कंपनी ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, वहां पे 3 महीने के लिए इंपोर्ट। अबे तो अब मैंने पता लिंक किया, मैंने बोला यार एक मिनट, ऑपरेशन ये इंपोर्ट करके बेचती है, जब 3 महीने इंपोर्ट बैन है तो 3 महीने सेल नहीं होनी चाहिए। तो क्या जब आयशा ऑडिट पे जाती तो आयशा के दिमाग के अंदर पहले से ये बात फिक्स होनी चाहिए थी कि ये 3 महीने की सेल तो हो ही नहीं सकती, तो वो 12 महीने की वेरीफाई करके भी नहीं आती। अलाइंड हो? वो सिंपल क्लाइंट को बोलती कि भाई आप 9 महीने की इनवॉइस देना। जैसे क्लाइंट भी बावला बोलता कि आप 9 महीने की क्यों मांग रही हैं, सेल तो 12 महीने होती है। तो आयशा का जवाब क्या होता?
3 महीने तो भाईजान आपकी सेल हो ही नहीं सकती। तो मुझे बताओ वो ये मिस कर गई ना, और वो मिस इसलिए कर गई क्योंकि उसने रिस्क आइडेंटिफाई, और उसको रिस्क आइडेंटिफाई करना था तो उसको समझनी थी दो चीजें, ऑपरेशंस को और एनवायरनमेंट को। क्योंकि जब तक आप ऑपरेशंस को नहीं समझते तब तक आपको उस इदारे में छुपा हुआ रिस्क नजर नहीं आता। पहले बताओ यहां तक भेजे में बात फिक्स होती है? तो भाई पेपर भी ऐसा ही आता है, वो पूरी सिचुएशन देगा कंपनी की और बोलेगा बताओ इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या क्या कहां कहां मसला दिखता है। पर बेटा वो तब बता पाओगे जब तुम्हें इंडस्ट्री की नॉलेज हो, ऑपरेशंस की नॉलेज हो, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आई? तो अच्छा, अगर एक नॉर्मल बंदा ऑडिट करे, जो बेसिक ऑडिट होता है, देखो आई एम नोन इन ईवाई फॉर माय रिस्क असेसमेंट, मैं पहुंचता ही वहां जहां मसला है। अब मैं बोलता हूं भाई बाहर में गए 12 महीने, वहां काम करो जहां पे इशू है। तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, समझता हूं एंटिटी को और उसके ऑपरेशंस में छुपे हुए, उसके बाद एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट लिंक्ड है इस कंपनी से। तो पहले मेरे बच्चों ये बता दो कि क्या ये बात समझ आती है? अच्छा सर, कौन कौन सी असर्शन हिट हुई यहाँ, इसको यूं कहते हैं असर्शन। कल हमने बैलेंस शीट के हिसाब से सिखाई थी, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में एक दावा होता है कि ये रेवेन्यू यानी ये ट्रांजैक्शन अकर हुई है, तो उस असर्शन का नाम कहलाता है अकरेंस। क्या कहलाता है? यानी अगर मैनेजमेंट कह रही है कि ये रेवेन्यू बुक हुआ है तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन अकर, मैं यही तो वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या वाकई में अकर हुई है। अच्छा आयशा भी तो वेरीफाई करके आई थी, नहीं तो वो अकरेंस नहीं देख के आई, जीडीएन भी देखा था उसने, पर जीडीएन के जेन्युइन था फेक था, तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन कभी अकर ही। अब तो जब अकर ही नहीं हुई तो बुक भी नहीं होनी चाहिए। तो हम यही तो देख रहे हैं कि अच्छा, तो अगर हम वैसे 45 बिलियन को 9 से मल्टीप्लाई करें 405, तो टेक्निकली इसका रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए? उसने बुक कितना किया हुआ है? कितना ज्यादा? 135। तो 135 बिलियन का रेवेन्यू समझते हो कितना ज्यादा बुक हुआ है? फेक सेल बुक हुई है। अगेन इस फेक सेल को पकड़ने का तरीका यह है कि आप क्या आइडेंटिफाई करके जाओ, और जल्दी से मुझे बता दो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट यू गाइस नीड टू डू? ऑपरेशंस को समझोगे और उसके क्या हर कंपनी के ऑपरेशन सेम होंगे? हर कंपनी का एनवायरनमेंट सेम होगा? अलग अलग होगा, वो अलग अलग हम सीखेंगे। पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो? पक्की बात है, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ तो बात समझ आती है। सर अगर एक ही कस्टमर है तो उससे कांटेक्ट करके कर सकते हैं भाई, हो सकता है वो कस्टमर मिला हुआ हो। देखो मैं तो ये कह रहा हूं, देखो एक बात है, बच्चे ने कहा कि सर मैं उससे कांटेक्ट कर लूं, उससे पूछ लूं, वो तो प्रोसीजर है। क्या मैं प्रोसीजर पे आए मैं उससे पहले हूं? मैं तो कह रहा हूं काम शुरू करने से पहले आप ये देख लो कि क्या ये रेवेन्यू बुक होना बनता भी है। एग्जाम्पल देते हैं, हो सकता है ये बंदा और वो कस्टमर कल्यूजन कर ले, नहीं हो सकता? तो मैं कह रहा हूं पहले आप अपनी तैयारी तो कर लो, फिर जाके उसको बोलो कि तू बता सेल कितनी है। वो तो सबूत है, पर सबूत हासिल करने के लिए पहले ये तो समझ लो कि मसला कहां कहां। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो बच्चा गलत कह रहा है कि सर मैं उससे कंफर्म कर लूं, वो तो कर सकते हो, पर क्या वो रिस्क असेसमेंट है या प्रोसीजर है? वो तो काम है जो मैं करूंगा, पर काम तो तब करो ना जब पहले पता हो कि मसला कहां कहां हो सकता है। तो अगेन 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 मैं तो ये सिखाने आया हूं कि काम शुरू करने से पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है। और मैं आयशा की ये बात भी कह दूं, आयशा अगर उस बंदे को लिखती और वो बंदा जुगाड़ में अपने इसको सपोर्ट करने के लिए कहता हाँ भाई कि ये सेल मुझे 12 महीने हुई है, तब भी मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं कि आयशा को बेवकूफ आराम से बना दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि मसला कहां पे हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आयशा तमीज से ऑडिट करना चाहती तो सबसे पहले वो ऑपरेशन को समझती और फिर उस पर एनवायरनमेंट को। अच्छा ऑपरेशन को समझती कि क्या इंपोर्ट करके बेचते हैं, इंपोर्ट करके बेचते हैं, ऐसा है? चलें ये भी बात समझ आ गई। जब वो इंपोर्ट करके बेचते हैं तो आयशा ने कहा कि यार एनवायरनमेंट में कौन सी चीज हिट हो रही है? इंपोर्ट। अच्छा जैसे ही इंपोर्ट की कहानी आई तो आयशा ने देखा 3 महीने पाकिस्तान में इंपोर्ट क्या थी, तो आयशा का दिमाग चलना चाहिए कि कहां मसला हो सकता है? रेवेन्यू में। कहां मसला हो सकता है? अच्छा अब जरा तुम्हें लिंक करना सिखाते हैं। मुझे बताओ आयशा को ये नहीं सोचना चाहिए था कि रेवेन्यू में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है या अंडर स्टेटमेंट का? ओवर स्टेटमेंट का। सबने बताना, देखो अभी अल्फाज सीखने होंगे हमें, अभी जारगन में एक एक करके सिखाऊंगा। मैं वो बंदा ही नहीं हूं कि बुक से याद करवाना शुरू कर दूं, सोचना सीखना है। मैं फिर रिपीट करता हूं,
जब आयशा को ये सारी चीजें पता लगती हैं तो आयशा के दिमाग में क्या होना चाहिए? मसला कहां होगा? पहले रेवेन्यू में। पर रेवेन्यू में किस चीज का रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट का रिस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने उसको ओवर स्टेट किया हुआ होगा जानबूझ के, जबकि होना। तो आपके लिए रिस्क वो है ना जो मैनेजमेंट ने गलत किया हुआ है। आपके लिए रिस्क क्या है? जो मैनेजमेंट ने गलत किया हुआ है। तो हम यूं कहें अगर समझने के लिए कि अगर आप इस जगह ऑडिटर होते तो आप ये कहते कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या इंपोर्ट करके बेचना, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करके लोकली बेचना, इंपोर्ट करके, वापस रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्ट करके। चले, पहली बात हो गई, ऑपरेशन को समझा। और इंपोर्ट क्या थे? और इंपोर्ट क्या थे? तो क्या रिस्क है रेवेन्यू में? किस चीज का? आपको बताऊं, मैंने आपको बातों बातों में आपकी ड्राफ्टिंग सिखा दी। बातों बातों में क्या सिखा दी? किसी बुक की नीड ही नहीं है। सुन लो, अभी एक चीज सिखाता हूं। आपने सिंपल ये करना है, सवाल में ये सारी चीजें गिवन होंगी, तो अब आप लिखेंगे क्या? वैसे ही लिख देंगे आराम से, इसे समझाने के लिए। एंटिटीज ऑपरेशन इज द इंपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड द सेल इन द लोकल कंट्री। इंपोर्ट करके बेचना। However, the imports were banned for the, ये अपने दिमाग से लिख रहे हो, ये सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। अबे सीधा उठाओ फैक्टर, बोलो इस वजह से ये रिस्क है, इस वजह से। वापस से, since the company is involved in import of pharmaceutical product and sale in the local country, however, the imports were banned for the, ये आपने फैक्ट बता दिया। इससे हो क्या रहा है? सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू। अच्छा, एग्जामिनर बोलेगा 10 नंबर का सवाल है, मुझे इस पूरी सिचुएशन में 10 रिस्क निकाल के दे दो, या 5 रिस्क निकाल के दे दो। एक रिस्क के कितने नंबर? अबे फ्री के नंबर हैं यार। अब बच्चा इसको नहीं केटर कर पाता क्योंकि उसको तमीज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो भाई सीख के जाओ ना। इसमें क्या बुक का काम आया? कुछ बुक में से उसने लिखा हुआ है कि आप एंटिटी को समझो, उसके ऑपरेशंस को समझो, उसके एनवायरनमेंट को समझो। पर कैसे समझो वो तो मैं सिखाऊंगा। तो क्या इसमें कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या प्योर प्रैक्टिकल? अच्छा, पहले मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ तो सेल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क बिल्कुल ऐसा है। पहले सारे बच्चे बताओ तो यहां तक अलाइंड हो। थोड़ा सा लिखने का तरीका समझ आता है, लिखना सिखाऊंगा, पर ऐसे इससे थॉट प्रोसेस दिया है कि लिखना कैसे। सिंपल सवाल से सिचुएशन को उठाओगे और उस सिचुएशन से लिंक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा लाइन आइटम हिट हो रहा है, और उसमें ओवर स्टेटमेंट का मसला है या अंडर स्टेटमेंट का। एक एक करके सवाल लेते हैं। खाली यहाँ पे देख लें, कोई एक सवाल आया था हमारे पास, सर एफएस में हर लाइन आइटम के लिए ऑपरेशन एनवायरनमेंट को देखना है। यस, एफएस में जितने भी लाइन आइटम आ रहे हैं आप देखोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो जो एनवायरनमेंट में चल रहा है उससे कौन कौन सा लाइन आइटम इफेक्ट हो रहा है। अब या तो वहां पे ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा, पर ये तब कर पाओगे जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी किस चीज की, ऑपरेशंस की। एक एक करके और ऐड करते हैं इसके अंदर। चलें, एक तो ये हो गया। संजय था सर, स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट भी तो हो सकती है ना, रिड्यूस टैक्स एक्सपेंस। मुझे बताओ क्या भी यहाँ पे टैक्स का रिस्क है या रेवेन्यू का रिस्क है? देखो अल्टीमेटली सारी चीजें ये कि टैक्स पे तो रुकेंगी। और अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे टैक्स का पेपर दिया हुआ है तो उसको याद होगा कि टैक्स वाला हिसाब किताब अलग होता है। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर इनकम टैक्स में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स होती हैं। और मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूं कि एक बंदा अगर 29% का टैक्स दे भी रहा है तो वो बकाया 71% की इनकम भी तो बुक कर रहा है ना। तो 71% बुक करने के लिए वो राजी हो जाएगा, उसको तो फेक सेल दिखानी है ना। तो फेक सेल 71% की भी दिखा दूं, टैक्स हटा भी दो उसमें, तो क्या बात समझ आती है? तो कहने का मतलब ये है कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ओवर स्टेट करना चाहता हूं, प्रॉफिट को ओवर स्टेट करना चाहता हूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि टैक्स के डर से मैं रेवेन्यू ओवर स्टेट ना करूं। टैक्स तो चलो रेजुअल अमाउंट है ना, हम टैक्स की अभी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन आइटम की, जहां पे मसला। तो जब मैं कर करा के टैक्स पे पहुंचूंगा तो वहां के मसले सिखाऊंगा कि वहां पे मसला क्या हो सकता है। तो पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो? एक एक करके सवाल। आपका सवाल था जानी, आपका कोई था सवाल? था आपका? था मैं खाली पूछ रहा था कि जैसे आपने ड्राफ्ट ऐसे ही बनाया ना दिमाग से, तो आपने पहले इन्हें ऑपरेशंस को टारगेट किया, फिर टारगेट किया, और फिर आपने स्टेट किया कि हमें क्या क्या रिस्क है ना। सही है, इसी क्वेश्चन में गया ना, इसी देखो ये लिखा हुआ, तुम लोगों के लिखा हुआ है, एंटिटी मेक सेल आफ्टर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड देयर इज अ, सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं ताकि आप सब, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि जैसे ही अभी 10 दिन गुजर जाएंगे ना, सबकी ड्राफ्टिंग सेम हो जाएगी, एक पेज पे आ जाओगे। यानी
आगे पीछे हल्का फुल्का होगा, मतलब सबके क्या होंगे, सेम होंगे। ये सिखाना चाह रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा, एंटिटी मेक सेल आफ्टर इंपोर्ट ऑफ एंड देयर इज अ, मैं सिर्फ तुम लोगों से मेरे बच्चों ये पूछ रहा हूं कि क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा है स्वाल में? अबे सिचुएशन से उठा के लिख दिया। अब आगे क्या लिखा, देयर इज अ रिस्क ऑफ, खत्म। और ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क देखो समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि हो सकता है ये मैनेजमेंट ने उस महीने में भी रेवेन्यू बुक किया हुआ हो जिस महीने में इंपोर्ट बैन थी। ये रिस्क है मेरा। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या ये आप श्योरिटी से कह रहे हो ये हुआ होगा या तुम्हें शक है? अब ये यकीन में कब बदलेगा? एविडेंस के बेस पे। पर अगर तुम ये सोचे बगैर ऑडिट कर लोगे तो तुम्हें पता कभी नहीं लगेगा कि वो तुम्हें ट्रिक कर गया है। यही था ना कल? तो क्या वो ट्रिक होने दोगे? क्या वो ट्रिक बच सकती है? कैसे? रिस्क आइडेंटिफाई। और कोई तुमसे पूछे वैसे ही चलते फिरते, बता भाई रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होगा? उसके ऑपरेशन एनवायरनमेंट को समझ के। भी तो एक एग्जांपल दी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास जिनको मैंने ट्रेन किया है, आजकल मैनेजर एम बने बैठे हैं, पर जलील वो भी हुए हैं। तो ये बात समझ आती। तो आज के बाद जब भी मेरे पास आयशा आती है ना, भी आयशा की और कहानियां हैं आज तक चल रही हैं, तो वो कहती है सर जब मैं जितना सीखती हूँ आप उतना, तो मैंने कहा हम भी तो ग्रो हो रहे हैं ना, हम जितना सीखेंगे उतना तुम्हें सिखाएंगे। तो अभी आज तक कहानियां चल रही हैं। बस सिखाने का मतलब है, समझाने का मतलब है कि अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप सही तरीके से ऑडिट नहीं कर पाओगे। अब 2-3 सवाल यहाँ के, फिर आपका एक सवाल था, 1 मिनट दीजिएगा बस। ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा? अगेन हम तो ये कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट तो रेजिडुअल है ना, सेल में से सीओजीएस माइनस करके। जल्दी मुझे बता दो मेरे बच्चों का सेल ही सही कर दूंगा तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद, टैक्स भी सही हो जाएगा। तो मेन मसला क्या है? सेल में। तो अभी इस वजह से सेल में मसला है। चलें अच्छा भाई 29% का टैक्स अगर दूंगा, 71% तो पर नहीं देना, 71% तो फेक इनकम है, तो कभी रिकवरी नहीं होगी, फिर क्यों? तो बेटा मैं तो ये कह रहा हूं ना कि 71% की इनकम में जानबूझ के गलत दिखाना चाह रहा हूं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाऊं कि मेरी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। आप मुझे बताओ कि मैंने अगर इतनी फेक प्रॉफिट बुक करके अपना रिटेन अर्निंग बढ़ाता गया, एक कंपनी का बायर आया, उसने बोला मुझे तुमसे कंपनी खरीदनी है, क्या मैं उसको ये कंपनी चिपका के चला जाऊंगा? जबकि इस कंपनी में वो प्रॉफिट जेन्युइन, तो जो रिसीवेबल पड़े हैं वो भी फेक है, क्योंकि वो तो बुक होने ही, वो तो कल सिखाया था, याद है? फेक सेल बुक करते रहो। तो फेक सेल को पकड़ने का तरीका आज सिखा रहा हूं। अगर ये सही करा दोगे तो सेल भी रिवर्स हो जाएगा, रिसीवेबल भी रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिट भी, और टैक्स भी सही हो जाएगा। तो जहां मेन मसला है वहां बात करनी है। यहां पे मेन मसला कहां पर है? तो हमने भी किसकी बात की? बाकी आइटम्स पे भी आते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा रिस्क आइडेंटिफाई और रिस्क असेसमेंट का बता दें बेटा। रिस्क आइडेंटिफाई करना और रिस्क असेसमेंट करना दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं, रिस्क असेस कर रहा हूं, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है भाई। रिस्क आइडेंटिफाई करना, असेस करना, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। पर कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करना है वो कैसे बताया मैंने? ऑपरेशंस को समझ के और एनवायरनमेंट को समझ के। बेसिक बात अभी। अच्छा ओनली सेल का रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा, रेजिडुअल को कुछ नहीं करना। अभी तक हमने सिर्फ किसका रिस्क आइडेंटिफाई किया? भाई एक एग्जांपल है ना, इसको यूं समझो, बाइक कौन कौन चलाता तुम में से? मतलब अल्लाह ने करे कुत्ते की तरह गिर गए बाइक पे, हाथ पे लगा तो टांग उठा के बोलोगे यहां लगा हुआ है? क्या बोलोगे? जहां तकलीफ है। ऐसा ही है। अंगूठा कट गया, थोड़ा सा ब्रूटल हो जाते हैं, अंगूठा कट गया, अब तुम बोलो पूरी टांग निकाल दो, जैसे अंगूठे का ऑपरेशन कराओगे। अगर जहर फैलता गया वो अलग बात है ना, तो जहर फैलने नहीं दो, वहीं रोक दो जहां मसला है। हम भी यही कह रहे हैं, जहां मसला है वो क्या है? सेल है। आप बोल दो सर में दर्द है, किडनी निकाल दो, मसला क्या है? किडनी का क्या डाल दोगे भाई? पहले जो मसला है उस पर बात कर लेते हैं, बाकी ये मसले फैलेंगे तो देखेंगे। अभी चुन्नू से बच्चे अभी आए हो ऑडिट के अंदर, एक एक करके सीखो कि एक एक जगह मसला क्या क्या हो सकता है। जानिए आपका सवाल। वो तो रिसीवेबल इज द अदर साइड, पर हम क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू सही कर लोगे तो रिसीवेबल भी। देखो हर क्रेडिट का डेबिट तो है ना, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि फॉर एग्जांपल मेरा रिसीवेबल नहीं होगा, वो तो होगा ही, पर अगर मैं रेवेन्यू सही करा दूंगा तो रिसीवेबल भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अभी तो लिखना बहुत सीखना है। ये देखो मैंने कितना बेसिक लिखा हुआ है। एंटिटी मेक सेल आफ्टर इंपोर्ट ऑफ गुड्स,
and there is a ban on, there is a risk of. एग्जामिनर को पता होना चाहिए, इस बच्चे को पता है कि ये रिस्क क्यों है और कहाँ है. अब इसमें ये लिखोगे कि देयर इज ऑल्सो अ लाइकलीहुड कि रिसीवेबल भी बुक हुआ होगा, तो एग्जामिनर बोलेगा मुझे क्यों बता रहा है, मुझे पता है कि रिसीवेबल ऑलरेडी बुक, वरना फेक सेल बुक ही कैसे होगी, क्योंकि रेवेन्यू हुआ होगा क्रेडिट, रिसीवेबल हुआ होगा डेबिट. हम यही बात सीख रहे हैं. पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड हो, पक्की बातें जानी. और कोई सवाल तुम सब में से? पक्की बात है. ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो सारे बच्चे. एक ये सवाल था इसका. सुहेल क्लियर है, मानूर आप क्लियर है, आपको जल्दी बता दो. हर एरर की डबल एंट्री भी होगी, क्योंकि हमने करेक्शन ऑफ एरर तुम्हारा फेवरेट टॉपिक रहा होगा जिंदगी में, होता है ना. हाँ इस बार R1 में नहीं था शायद, बस इससे पिछली बार था. पर नहीं तो वो कौन सा तुम्हें बख्शता है, हर सवाल में तो डाल देता है. IFR 15 वगैरह FR2 में भी आ जाता है. अच्छा खैर वो होगा बिल्कुल. नबील सर अगर मैनेजमेंट ने अंडर स्टेटेड किया हो. अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, मैं वो कह रहा है बाकिर भाई कह रहे हैं BA KP के, बाकिर कह रहा हूँ मैं बिला वजह नहीं कौन सा नाम है, खैर BA KP के कह रहे हैं, कोई भी है ये बंदा या शख्स या बंदी, वो ये कह रहे हैं कि सर अंडर स्टेटमेंट का भी तो हो सकता है. इस हालात वाकयात में तुम्हें अंडर स्टेटमेंट का दिख रहा है या ओवर स्टेटमेंट का? भाई जब अंडर स्टेटमेंट का होगा वो कहानी अलग होगी. वैसे कह रहा हूँ टैक्स बचाने के लिए नहीं, कुछ और भी मसले होंगे वो आगे सीखेंगे ना. अभी तो जिस गली जाना ही नहीं उसकी बात क्यों करें. देखो एक बात है, आप मुझे बताओ एक कितना बेवकूफ बंदा होगा ये हालात वाकयात देख के बोले रेवेन्यू की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा. किस चीज का रिस्क होगा? अच्छा भाई बच्चों ओवर स्टेटमेंट का रिस्क इसलिए ना क्योंकि 3 महीने अगर बैन है तो आपको शक है कि उस 3 महीने में भी रेवेन्यू क्या हुआ होगा, बुक हुआ होगा, जबकि होना. तो क्या ऐसे ही कह रहे हो, कोई बुनियाद है? बेसिस क्या है? इंपोर्ट का बैन होना. तुम्हें कैसे पता लगा इंपोर्ट बैन है, और तुम्हें कैसे पता लगा इसके लिए रेलेवेंट है? ऑपरेशन से. यही तो सिखाने आया हूं. अब मैं आऊं पहली क्लास में बोलूं आओ भाई बुक खोलो, हमें एंटिटी को ऑपरेशन को समझना. बोलेगा अच्छा पता नहीं क्यों समझना है, क्यों समझना है, समझ आ रहा है? आपको क्या मिलेगा इससे? रिस्क आइडेंटिफाई होगा, फिर असेस करोगे किस लाइन आइटम में मसला है, और जिस लाइन आइटम में मसला है ओवर स्टेटमेंट का या ओवर स्टेटमेंट समझ आता है? पक्की बात है. और मतलब जल्दी बताओ बात समझ आती है? एक कंपनी अंडर स्टेट टैक्स एक्सपेंस सेव करने के लिए करेगी, इसके अलावा भी कोई रीजन होगा? भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, टैक्स तो आखिर में आएगा. अभी हम टैक्स पे पहुंचे हैं, एक एक करके सिखा रहे हैं. भाई वो मसला जब आएगा तो अल्लाह की कसम मैं ही बताऊंगा. 1 मिनट ना मैं लाया हूं ना, ये जो वॉल्यूम 1 है ना, ये रहा, दिखा देता हूँ. सेक्सी तो बंदा है, इसमें बुक भी बड़ी सेक्सी है. अंदर सुनो इधर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बुक है ना, जैसे वॉल्यूम 1 ये कंटेंट है, ये 600 पेजेस हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए सवाल हैं. तुम्हारा इंतकाल हो जाना ये सॉल्व कर करके. इतने सारे सवाल हैं, और ऐसे सवाल हैं कि ICAP से 5 गुना ऊपर हैं. तो भाई वो तुम बेफिक्र रहो, आगे टैक्स आएगा. रेवेन्यू तो समझ लो. मैंने तुम्हें पूरे पेज की 2 लाइनें सिखाने पे इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटिटी एंड एनवायरनमेंट और उसके ऑपरेशंस. वो समझाने के लिए इतनी बड़ी एग्जांपल दी. तुम बोल रहे हो टैक्स क्यों छुपाएगा? अबे भाई टैक्स पहुंचने तो दे वहां तक. मैं ये कह रहा हूं इस पूरी एग्जांपल में टैक्स रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी इनकम बढ़ानी है. तो इनकम बढ़ाने के लिए फेक टैक्स बुक भी कर ले तो उसकी जात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. उसको कंपनी बेच के निकलने. भाई मुझे बताओ अगर मुझे लोन चाहिए, कल एग्जांपल इसलिए तो दी थी क्योंकि मुझे पता है ये सवालात आते हैं. मुझे बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कल मैं तुम्हें मकसद नहीं बताता ऑडिट का, तो आज तुम्हें ये एग्जांपल ना थोड़ी ना समझ आनी थी. कॉन्फिडेंस इनहांस करने की बात है ना. मुझे लोन चाहिए, तो मैं लोन चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन अच्छी से. तो मैं एक काम करूं, टैक्स के 29% के टैक्स के डर से मैं 71% ना बुक करूं, या मैं करूंगा ताकि मुझे क्या मिल जाए, लोन मिल जाए. लोन मिल जाए तो मैं अपने ऑपरेशन चलाऊं. हो सकता है बाद में पे भी ना कर पाऊं, तो बैंक भी गया, हम भी गए. और हम तो वैसे ही गए थे, हमारे पास तो वैसे ही रिसोर्सेज नहीं थी, तो हमने तो एक टाइम बाय कर लिया फेक सेल दिखा के. वो हमने होने, वो कह रहा हूं अबे भाई जब रेवेन्यू सही हो जाएगा तो टैक्स तो ऑटोमेटिकली. तो मैं कह रहा हूं टैक्स की सोच क्यों रहे हो, वो तो रेजिडुअल है, वो तो आएगा ही बाद में. भाई खुद अल्लाह की कसम खाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है ना टैक्स. अबे तो ऊपर से रेवेन्यू अगर उड़ा दिया तो वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट हुआ, तो ये प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं होगा तो टैक्स भी. तो क्या टैक्स बचाना या क्या टैक्स घटाना, कुछ भी नहीं होगा, सब ऊपर ही सही. तो पहले यही तो सिखा रहा हूं, पहले ऊपर सब सही करो,
टैक्स ऑटोमेटिकली, फिर टैक्स के अपने मसले आएंगे कि क्या उसने इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लिया, होता है ना, और ऐसा तो नहीं है वो अलाउंस ले लिए जो कि उसको अलाउड, जिसको हम कहते हैं एडमिसिबल डिडक्शंस। ओ भाई घाट घाट का पानी पिया, ऐसे नहीं पहुंचे यहां तक, सुकून से वहां तक बैठे रहो, वहां पहुंचेंगे, पर पहले सारी चीजें। सही है भाई। अच्छा भाई, तो सर डबल एंट्री का इफेक्ट नहीं बताना कि रिक्वायरमेंट नहीं, एग्जांपल सेल्स नॉट, मेरी माँ की कसम डबल एंट्री का आपको अभी बताना नहीं है, पहले सेल का मसला है तो सेल का। अब एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर सेल सही करूंगा तो रिसीवेबल भी, अगर ज्यादा टाइम हो तो लिख लेना, तो उसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है। रेवेन्यू का मसला मतलब रेवेन्यू का मसला, क्लियर है भाई। अच्छा भाई, हर रिस्क ऐसे असेस होगा कि ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करना और एनवायरनमेंट को। जी बेटा, हर रिस्क ऐसे असेस होगा कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करना और, मैं आगे एग्जांपल देने चलूँ अगर आप लोग को पहली एग्जांपल क्लियर हो गई हो। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा पहले अल्लाह को हाजिर नाज़रीन के सब ये बता दो, ये भेजे में फिक्स हो गया है कि रिस्क असेस करने के लिए, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेशंस और एनवायरनमेंट को समझना, वरना रिस्क असेस बिना को प्रूव भी किया अभी। और आगे ऐसी अनगिनत एग्जांपल लाता हूँ। चलें अगली एग्जांपल पे जो पिछले ऑडिट में हुई है। जी जानी। आगे सवाल जानू ऐसे आएंगे जिसमें 6 रिस्क होंगे एक सवाल में, तो एक नहीं ना, फिर वो आपको बोलेगा कि 6 के 6 आइडेंटिफाई करो, पूरी कंपनी में जितने मसले हैं। तो अभी हम पूरी कंपनी के किसी एक मसले को डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके हम सीखेंगे, जब सीख लेंगे तो ही बता पाऊंगा ना कि और कंपनी में मसले हैं और कैसे मिलेंगे। सही है भाई, एक क्लियर है, तो एक क्लियर के बाद आगे चल सकते हैं। भाई जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, कसम है तुम्हें, जल्दी से। हाँ भाई, एक बच्चा कह रहा है सर मेरे दोस्त ने कहा था यार रात की क्लास सही होती है। भाई मैं तो कहूँगा सुबह की क्लास बिल्कुल सही होती है, तो अलग से आ जाइए मेरे पास, दोपहर की सही होती है। जैसे पूछा साले मैंने इधर, भाई मॉर्निंग में फोकस होता है, अपनी तैयारी भी करो, मैं मतलब ऐसे एनर्जेटिक भी होता है बंदा। रात में मरी हुई हालत में होते हो, फिर मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, घर जाना है, 6 बजे रहे हैं, 6:30 बजे उठा के ले जाएगा तुम लोगों को कोई, ऐसा ही है ना। कल एक मतलब खैर नाम नहीं लूंगा मैं बच्चे का, एक बच्चा था आज आया नहीं है वो बेचारा, तो उसने मुझे मैसेज किया हुआ, मैंने बाद में देखा, मैं वो क्लास में दिख लेता तो कल तो मैं उसको बता देता। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि सर वो मामा आ गई है नीचे लेने के लिए। अबे लौंडा है तू, मामा आ गई है तुझे लेने के लिए नीचे 6:30 बजे। अब ऐसे मम्मी डैडी भी बैठे हुए क्लास में, ऑडिट का पेपर क्या है, उसके बाद फर्म में जाना है। पता है फर्म में मैं तो क्या एज अ डायरेक्टर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा मामा आ गई है, बोलूंगा फिर मामा के साथ ही जा। फर्म में तो आपको पता है ना कि जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं होता। मामा आ गई हैं, अजीब मतलब मम्मी डैडी पाले हुए हमने इधर। भाई ये ऑडिट में प्लीज़ यार, वैसे ही अभी हमारे पास 3-4 महीने बचे हुए हैं, बस बहुत मेहनत करनी है। तो मैं जब इतनी एनर्जी से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक एक बात का जवाब दूंगा, चेक करूंगा, चेकिंग होगी, सारे क्विजेज होंगे, तो प्लीज़ यार इस पर ये रोना नहीं करना कि भाई मामा आ गई हैं, पापा आ गए नीचे लेने के लिए। अब आप वाकई उस एरा में एंटर हो चुकी हो, ये PRC तक भी समझ आता है। कैफियट इज नॉट दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। और इवन आपका कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मेहनत करनी है, नहीं करोगे पेपर फेल हो जाएगा। शॉर्टकट जाओगे, बुक से रीड करोगे, शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे, पेपर फेल हो जाएगा। आप देखो डिटेलिंग कितनी है। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर निकल जाता, आपके सवाल एड्रेस ना करूं, आपको कभी रिस्क समझ आएगा? इम्पॉसिबल सी बात है यार, आपको पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए ही नहीं हो। चलें आगे चलते हैं। इधर आइडेंटिफाई हम ऑपरेशंस और एनवायरनमेंट का थ्रू ही करेंगे ना, आइडेंटिफाई नहीं, हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेशंस को, और फिर उससे जो चीज़ समझ आएगी वो देखेंगे क्या ऑपोजिट हो रहा है। वो अभी एक एक करके ऐड करते हैं ना इसके अंदर, पर पता हो ये समझ आ गया रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होगा, इदारे को समझ के और उसके एनवायरनमेंट को समझ के। जब आपने ऑपरेशन समझ लिया और उससे चीज़ें हिट होते हुए देखी तो आपको पता लगेगा ये मसला हो सकता है। एक एक करके अभी और ऐड करते हैं। सुने, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर मैं तुमसे पूछता रहूंगा, तुम खुद रिस्क आइडेंटिफाई करके दोगे। पहले एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से आएगी। पहले बताओ ये ड्राफ्टिंग समझ आती है? ऐसे ही लिखने का तरीका होगा, जो सवाल इंशाल्लाह अगर आज आता है या कल आता है तो उसमें लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सही है, ओके। अगला ये एग्जाम्पल है पिछली बार की, यानी अभी जो 2025 का ऑडिट खत्म किया मैंने। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनो। अच्छा सर जी, रजिस्टर पे कुछ नोट करना। यार ये सारी चीजें ना बुक में हैं, यानी जो मैं बोल रहा हूं ना फिर दिखाना पड़ेगा। ये बुक अवेलेबल है जानी,
ये वैसे तुम्हें अगर दिख रहा हो सामने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आ रहा है ना इसमें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। मैंने तो किया भी ये है कि यार तुम्हारा टाइम बचाने के लिए सारे जो रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं ना ये सारी डाल दी है मैंने बुक में। अब तुम्हें क्या करना है, मेरी बातों को बुक के ऊपर लिखना है। देखो ये था ना 45 बिलियन, मैं तुम्हें क्या करता, पिछली 6 टाइम की सारी चीज़ें डाल चुका हूँ इसमें। बुक खरीदनी है, बुक के ऊपर लिखना है और सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। अलग से रजिस्टर बनाने जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। वो सही है, अभी तो लिख रहे हो, कोई मसले वाली बात नहीं। कुछ बच्चे को अपनी नोटिंग समझ आती है। मैंने क्या किया, बुक ऐसी बना दी तुम्हारे लिए कि उसके ऊपर ही नोटिंग करो, क्योंकि मैं 1000 चीज़ें देख रहा होता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मुझे एक नई चीज़ भी पता लगती है, तो वो बोलोगे सर वो तो बुक में नहीं है, तो उसके ऊपर लिख देना, उससे रेलेवेंट हो जाएगी। फिर तुम्हें क्या करना है, पेपर के वक्त पे बुक रिवाइज करनी है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल सारी हैं, और फिर आखिर में एक समरी भी लगा दी है, यानी इन सारी एग्जाम्पल्स का एक पेज। तो वो तुमने रिवाइज किया, पास पेपर, मेरे सवाल सॉल्व किए, पेपर में चले गए। तो क्लास नोट इसी में तो है, सारे डाल दिए हैं, तो वो तुम लिखोगे ना। अभी क्या बताया मैंने, बोला भाई अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मिसिंग वो होगी जो मैंने पिछले बैच में नहीं बताई होगी, पढ़ाई होगी, एग्जाम्पल नहीं होगी। एग्जाम्पल नहीं होगी तो न्यू एग्जाम्पल क्या करना, नोट कर लेना। पर तुम्हारे लिए एक मैंने पूरी बेंचमार्क चीज़ बना दी है, उसमें 600 सवाल हैं, इसमें पूरा कंटेंट है। सही है भाई, तो ये भी बता दिया, कल भी बताया था वैसे मैंने कि आपने बुक पे ही लिखना है। तो जब तक आप नहीं खरीदे तब तक तो चलो सही है, अदरवाइज आप यहाँ पे लेके चलेंगे। सर अपडेटेड बुक आ गई है, अभी ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जानी। रीसेंट अटैम्प्ट की बुक चल सकती है भाई, उसके अंदर 300 सवाल नहीं है। अगर 300 सवाल अलग से कर सकते हो तो बेशक आप पुरानी बुक चला लें। पर अगर आपको अच्छा, फिर उसमें कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, MCQs भी हैं, तो अगर वो अलग से प्रिंट करा सकते हो तो आप चला लो पूरी बुक पुरानी। अदरवाइज अपने ऊपर खर्चा करो, पेबैक पीरियड सिर्फ 6 महीने का, अगली बार फॉर्म में जाके रिकवर हो जाएगा ना सारा। सही है, खैर इंशाल्लाह आगे। अबे यार एक तो तू गरीब वाली बात बोला, पेट्रोल के पैसे नहीं निकलेंगे। अबे भाई खुदा के वास्ते थोड़ा सा बड़ी सोच इधर। चलें खैर, एनीवेज मेरे बच्चों भी फोकस रहते हैं यहाँ पे। हम एग्जाम्पल दे रहे थे अगली, ये एग्जाम्पल है पिछले 2025 की। अच्छा आप लोग पता नहीं न्यूज़ को फॉलो करते हो नहीं करते हो, क्योंकि मैं तो एनवायरनमेंट को बड़ा फोकस करता हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे मैं आ चुका हूँ तो मुझे बड़ा अवेयर रहना होता है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, वरना रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी एनवायरनमेंट ऐसा जो कि रेलेवेंट हो मेरी कंपनी से, जिसका मैं तो आपको बताता चलूँ। PDCL का मैं ऑडिटर हूँ, टेलीनॉर का मैं ऑडिटर हूँ, यूफोन का ऑडिटर मैं हूँ, यू माइक्रो फाइनेंस का और इजी पैसा, ये 5 मेरे पोर्टफोलियोज में आते हैं जो बिगर हैं। सही है, खैर बस इतना। खैर आगे चलते हैं। तो खैर जब मैं ऑडिट करने लगा था तो एक बच्चे को मैंने ऑडिट करने के लिए दिया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है, वो आहद नाम है उस बच्चे का। ये बना हुआ तो चंपू, ये बना हुआ इधर ऐसे ही आया था, ये बिल्कुल मम्मी डैडी। ये खैर बोलना नहीं चाहिए पर पार्टनर का बेटा है ये। हाँ वाकई वो एक्स पार्टनर है ये भाई कि उनका बेटा है। सही है, खैर तो ये मेरी टीम में असाइन हो गया। तो मुझे कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे कहा गया कि यार आगाज है, मैं अपनी फर्म में थोड़ा सा इसलिए मशहूर हूँ कि मैं ना बिल्कुल जल्लाद हूँ काम में। मैं नहीं आशा करता कोई किसी का बेटा हो या बेटी हो, सीधी सी बात है। काम काम है, उसके बाद में टीचर आप स्टूडेंट। सही ना, काम तो काम है, पर सीखने का फ़ायदा क्या है। खैर ये आया हाय सर, मैं कहा आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। बोला आई वांट टू गो इस्लामाबाद बिकॉज PDCL इन इस्लामाबाद। मैंने कहा ओके यू कैन गो। बोला सर सो आर यू बुकिंग माई टिकट्स। मैंने कहा भाई ओ जा एडमिन के पास बुकिंग करा अपनी, आर यू बुकिंग माई टिकट, बाप का नौकर हूँ तेरे। तो खैर इसको फिर समझ आ गया कि यहाँ पे ये नहीं करना, किसी का भी बेटा हो। खैर तो फिर ये गया एडमिन से, मैंने कहा इसकी तो बजानी है, ये तो गलत चल रही है। अच्छा इसने बोला सर यू नो आई वांट टू डू PP। मैंने कहा तेरे को पता है टेलीकॉम के अंदर सबसे बड़ा PP होता है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में टावर्स लगे हुए हैं, है ना, तो नेटवर्क बिछा हुआ है। तो मैंने कहा चल भाई सही है, ये तो खुद ही हाथ में आ गया। तो खैर अच्छा मैंने क्या किया इसके साथ साथ, क्योंकि तो नया था ना, इसको मैं दे नहीं सकता था, क्योंकि भाई मैं तो डायरेक्टर, मुझे तो देख के चलना है ना कि यार कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है। खैर एनीवेज मैंने इसके ऊपर लगा दिया एक सीनियर जो कि पूरा PPE कर रहा था। मैंने कहा तू कुछ नहीं बोलेगा, रिव्यू ये कराएगा आगे। ये रिव्यू कराने आया, मैंने कहा बेटा आपने ये वेरीफाई कैसे किया। तो उसने कहा कि सर हमने ना सबसे पहले देखें एग्जिस्टेंस पे काम किया। मैंने कहा अच्छा सुनना एक एक करके, मज़े से, बड़ी मज़े की एग्जांपल है, जान इतनी सी कन्फ्यूजन हुआ रोक के पूछ लेना ताकि आगे ना जाऊँ मैं। मैंने उसको बोला भाई मुझे एक बात बता कि तूने इसकी एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई किया। उसने बोला सर देखें टावर्स थे, मैंने सैंपल पे टावर निकाले
और मैंने जा जाके चेक कर लिया कि टावर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। टावर एग्जिस्ट करता है या इसने सही किया, हाँ या नहीं? चलें ओके, सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही किया इसने, सुने आगे। अब ये बच्चा कह रहा है नो भाई सुल्तान भाई क्यों नो, सही कह रहा है वो, अल्लाह की कसम सही किया उसने। सैंपल पे जाके देखेगा ना 100% तो चेक नहीं करता। प्लीज सुनना है, टावर लेकिन ऑपरेट नहीं गलत। देखो ऑपरेट करना या ना करना इम्पेयरमेंट का केस है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस, वो वैल्यूशन हो गई ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो एग्जिस्टेंस के मतलब बिल्कुल सही है, सही है। अब मेरा आया काउंटर, मैंने कहा पीडीसीएल की सब मरीन केबल्स भी हैं जो पानी के अंदर से जा रही हैं, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई की? उसने अपने सीनियर को देखा, क्या बोलूं तो मैंने कहा भाई जवाब दो, आपने बोला कि यार आपने तो किया हुआ है। तो जैसे बच्चे कह रहे हैं ना जैसे शार्क खा जाती है नहीं, नेट बंद हो जाता है, ये वही वाली तार है। पीडीसीएल की है ना, पूरी सब मरीन केबल बिछी हुई हैं। तो बोल रहा है कि सर ये तो नहीं देखी। तो मैंने कहा भाईजान आपने फिर कैसे वेरीफाई किया? फिर सीनियर ने बोला कि सर वो आपने सिखाया था ना कि हम ऑनलाइन जाके ना उनका नेटवर्क का पूरा चैनल होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि लाइन एक्टिव आ रही है या नहीं आ रही। यानी यहाँ से अगर गवादर तक लाइन है तो वो पूरी एक्टिव आ रही होगी, अगर एक्टिव आ रही है इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है। तो मुझे बताओ ना, ऐसे तो यही बात हो गई ना कि जब आप कहते हो कि भाई के इलेक्ट्रिक की बिजली चली गई है तो उनको कैसे पता होता है इस जगह पे मसला है? वो एक्टिवेशन देख के आते हैं। यस, वो डैशबोर्ड पे आ रहा होता है, तो वो डैशबोर्ड से देख के आना चाहिए था। तो खैर एक तो वो उसको समझा दिया। अच्छा, फिर सीनियर भी एक चीज़ में फंसा, भी बताता हूँ। पहले बताओ एग्जिस्टेंस का मामला समझ आया? ऑनलाइन बताओ, जल्दी बताओ एग्जिस्टेंस का मामला समझ आया हाँ या नहीं? जल्दी बताओ सारे बच्चे। ये इसने किया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा फिर आपने इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की होगी। मैंने कहा हाँ बताओ कैसे? उसने बोला सर मैंने कॉस्ट को उठाया, लाइफ से डिवाइड किया और डेप्रिसिएशन आ गया। तो भाई डेप्रिसिएशन की तो वैल्यूएशन तो ऐसे ही वेरीफाई होगी ना, क्या वैल्यूएशन के हिसाब से उसने सही किया है? अब मैंने मारी गूगली, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, सारी चीज़ें साइड में, मुझे एक बात बताओ, मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि 5G आ चुका है और ऑक्शन भी हो चुका है, अभी पाकिस्तान में लग भी जाएगा 2026 में। यूफोन ने भी बिडिंग की है, जैज़ ने भी बिडिंग की है, सही है ना? तो 5G तो आ चुका है पाकिस्तान में। तो बोल रहे हाँ सर तो क्या हुआ? मैंने कहा पहले तू तो इसको तो मतलब तू सामने आ पहले इसको। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जब मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो मेरे जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है इसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, इम्पेयरमेंट का रिस्क आ गया। और मैंने कहा एक मिनट रुक, इम्पेयरमेंट का रिस्क तो आ गया, जो तुम्हारे अभी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? क्योंकि दिस हैज टू बी रिप्लेस बाय द न्यू इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट से रिप्लेस होगा ना। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, दो रिस्क हो गए, एक इम्पेयरमेंट का। अच्छा तुम नजूमी हो, तुम्हें पता है ये दो रिस्क क्या है? तुमने पहले ऑपरेशन को समझा और एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है? 5G आ चुका है। तो क्या तुम्हें ये रिस्क है कि एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट उसको सपोर्ट? तो पहले तुम मुझे बताओगे, जब एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा था कि ये इक्विपमेंट 15 साल चलेगा, तो क्या अब ये 15 साल चलेगा? फिर कितने साल चलेगा? हो सकता है 3 साल 4 साल पर, आई डोंट नो द लाइफ नाउ। वो असेसमेंट है, लाइफ एक एस्टिमेट होता है ना। पर क्या वो एस्टिमेट में तुम सबसे पूछता हूं अभी सही है क्या गलत है? अच्छा, तो उसको होना चाहिए सही, बट इन दोनों भाइयों ने उस पर काम ही नहीं किया। तो आपको बताऊं, जब ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने अभी जो लाइफ ली हुई थी वो ली हुई थी 12 से 15 साल, 12 से। पर जब असेसमेंट हुई तो पता लगता है कि उसमें कुछ टावर्स ऐसे हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो चलेंगे ही 5 साल। अब तो कितने सालों का गैप आ गया? 7 से 8 साल, 10 साल का। तो भाई ये तो डेप्रिसिएशन चार्ज अच्छा खासा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर तो डेप्रिसिएशन तो। अच्छा मुझे बात बताओ, जब हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन की तो इस पूरी कंपनी में डेप्रिसिएशन चार्ज तो आना चाहिए था ज्यादा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो आना चाहिए था, इस वजह से वो बनना था 800 मिलियन। तो आपको नहीं लगता कि 800 मिलियन से मेरा प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड था? पर ये रिस्क अगर मैं नहीं निकालता तो वो चला जाता, क्योंकि वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन बुक होकर निकल जाता, जबकि होना नहीं चाहिए था। तो पहले मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये बात समझ आती जल्दी से सारे बच्चों, क्योंकि देखो यही बात है ना
कि मेरी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की लाइफ तो तब तक रहेगी जब तक 4G चलेगा, बाकी तो नया आएगा। तो हमने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की लाइफ को 12 से कितने पे ले आए, 5 पे, क्योंकि ये चलेगा भी कितने साल। तो क्या ये आपको वही आई थी या अंडरस्टैंडिंग थी? अंडरस्टैंडिंग थी ना, किस चीज की, ऑपरेशंस की और एनवायरनमेंट की। अच्छा चलो मुझे बात बताओ, तुम्हें ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग थी और 5G ना आया होता तो क्या कोई रिस्क था? तो कोई एज सच रिस्क नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है ना जो आपको सोचने में मजबूर करेगा ये मसला हो सकता है। तो आपको पता है बुक में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, आईकैप की बुक में भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी, कि जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं तो उसमें लाइफ का रिस्क होता है और इंपेयरमेंट का रिस्क होता है। पर तुम्हें कहानी समझ आई? अब मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ बात अगेन एंड अगेन, बुक खोल के पढ़ाता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो तुम बोलोगे हाँ भी कुछ तो होगी, पर तुम्हें क्या प्योर प्रैक्टिकल वे में समझ आता है कि मसला क्या हो सकता है? चलें ओके, तो 2 मिनट लो, सिर्फ इसी मेरी पूरी सिचुएशन को लिख के बताओ कि अगर रिस्क लिखते तो कैसे लिखते? ऐसे ही गलत सल कुछ भी लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सुनाओ फिर लिख के अंडरस्टेटमेंट लिख के थोड़ा सा हाथ सेट करना है। हाँ ये वाली को, पीपी वाली को। शहीद कह रहे हैं सर टेक्नोलॉजिकल चेंज अंदाजा है या एक्चुअल में हो रहा है? भाई एक्चुअल में हो रहा है। अच्छा अंदाजे पे कोई रिस्क होता है क्या, या रिस्क एक्चुअल पे होता है? एक्चुअल फैक्टर्स पे रिस्क अंदाजा होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल फैक्टर्स पे रिस्क एक अंदाजा हो सकता है कि हाँ यहां मसला हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूं कि कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ शक कर रहे हैं कि भाई ये इशू हो सकता है। अच्छा हो सकता है कि इशू ना भी हो, मैनेजमेंट ने सही किया वो, तो क्या आपका शक करना गलत है? भाई जल्दी बताओ क्या आपका शक करना गलत है? देखो मैं कह रहा हूं जो मैंने पूरे फैक्टर बताया तुम्हें, एडवांस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया है तो मेरे को लाइफ का जो रिस्क है क्या वो गलत है? सही है। हो सकता है मैनेजमेंट ने लाइफ सही कर ली हो तो मैं बोलूंगा रिस्क था, यकीन में नहीं बदला, उसने भी सही किया हुआ, मैं चाहता भी सही था, कहानी खत्म। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करोगे, रिस्क तो आइडेंटिफाई करना है अपने लिए। क्लियर है? चलें लिख के बताएं। अच्छा यहाँ पे मैं वैसे ही अलीना आपको खाली फीडबैक दूंगा कि सही किया या नहीं किया, क्योंकि लिख रहे हैं ना। 1 मिनट में लिखो, पहले लिखो। नहीं कोई और बात कर ही नहीं सकते जब ये लिख रहे हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ आई लव यू तो आप जवाब भी वही दोगे ना। वेरी गुड अलीना, बिल्कुल सही लिखा है। सुनाओ। Due to the advent of 5G technology, there is a risk of understating depreciation and overstating the useful life. The indicators to look for are technological obsolescence and potential impairment. सही है, बिल्कुल सही लिखा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ इसी को इसी ऊपर कर सकते हैं। एसी ऊपर कर लेते हैं, रुक जा। अच्छा जवाद आजम खान आपने लिखा ना ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी देयर इज अ लाइफ रिस्क ऑन पीपी। अच्छा फिर उसको थोड़ा सा और क्लियर करो। देखो अभी तो पहले पहले लिख रहे हो तो अपने अपने हिसाब से लिख रहे हो। आप लिखोगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट यूजफुल लाइफ, पूरा लिख दो ना, बयान कर दो देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट यूजफुल लाइफ। तो ये लिखना ज्यादा बेहतर है। अच्छा संजय तारिक ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू। अच्छा देखो फिर आपने लिंक कर दिया प्रॉफिट से, हम प्रॉफिट से लिंक कर रहे हैं। हमें रेलेवेंट लाइन आइटम बताना है कि डेप्रिसिएशन में मसला हो सकता है या इंपेयरमेंट में मसला हो सकता है। अच्छा यहाँ पे रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट है ना, अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट। इंपेयरमेंट की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क और डेप्रिसिएशन की अंडर स्टेटमेंट का। डेप्रिसिएशन की भी अंडर स्टेटमेंट का रिस्क, क्योंकि उसने अंडर स्टेट किया हुआ होगा जबकि होना ज्यादा चाहिए। अच्छा श्रवण कुमार लिखते हैं सिंस देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी व्हिच विल लीड टू रिप्लेसमेंट ऑफ पीपी देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इंपेयरमेंट एक्सपेंस। बिल्कुल सही है। अच्छा इसको थोड़ा सा और बयान करना चाहें तो लाइफ से कनेक्ट करेंगे इसको। 1 मिनट यानी आदम लिखते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी
अच्छा, देयर इज रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट लाइफ ऑफ पीपी, ये तो सही लिखा है तुमने आदम, पे एन इम्पेयरमेंट क्या लिखा है? एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट होगा ना। रुमायसा, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम 4G to 5G देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बिल्कुल सही है। ओके, सुहेल वॉइस, ये कैसा नाम है भाई, ये सब नेम कैसा है? वॉइस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन रिस्क इज ऑल्सो अराइज बिकॉज वी हैव टू अपॉइंट एक्सपर्ट एम्प्लॉय टू न्यू टेक्नोलॉजी। नहीं 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 भाई, ये क्यों लिख दिया? ये ऐसे मैंने कुछ बोला है? ये क्या, ये कहाँ से ले आया भाई? जी सुनाए। So the operation of the telecommunication company constitutes providing telecommunication network services via towers and underwater cables, which are adapted to prevailing technology. However, due to the introduction of new 5G technology, there is a risk of using incorrect useful life and not accounting for impairment. Thus, there is a risk of understatement of impairment and depreciation, which might lead to an overstated profit. बिल्कुल सही है। अगर प्रॉफिट का नहीं भी लिखो तो मसला नहीं, पर लिखा अच्छा है, पूरा कवर किया है। हाँ जानी सुनाओ, कुछ भी लिखा है कोई मसला नहीं है। देखो ये तो करेज होनी चाहिए ना अभी हमारे पास। अच्छा सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, कभी भी ये नहीं लिखना एग्जाम में इन द गिवन सिनेरियो, क्योंकि ही नोज दैट दिस इज द सिनेरियो। मैं सिखा रहा हूँ ना ये, इसलिए जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बाकी बिल्कुल सही लिखा है, बेहतरीन लिखा है। हाँ जानी सुनाओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें, हसनत अली लिखते हैं सिंस द 5G ऑक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट विच लीड्स टू decrease in useful life of PP, there's a risk of understatement of depreciation expense, but you haven't talked about impairment, वो भी आएगा। सर जी रेजिडुअल वैल्यू पर इफेक्ट बता सकते हैं? अच्छा देखो यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू है या नहीं है, तो इसलिए हम कमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन में नहीं दी हुई है तो मुझे खुद अज्यूम नहीं करनी है। देखो आप जो ये सोच रहे हो कि मैंने जितनी भी बातें की हैं वो सिनेरियो के हिसाब से की हैं, उस सिनेरियो में जो अप्लाई हो रहा है वो। हाँ अगर वो सवाल में तुम्हें लिख के देता कि भाई एंटिटी ने अपने एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू को भी असेस किया हुआ है, तो फिर आप उस पर कमेंट करोगे कि रेजिडुअल वैल्यू हैज़ टू बी रिवाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वो तो रिस्क तब आएगा ना जब आप ये लिखा हुआ मिले आपको कि रेजिडुअल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज आप भाई पीपी का आपने सवाल किया FAR 1 में, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती तो क्या अज्यूम करते थे, या नहीं है तो नहीं है, जीरो ही होती थी ना, तो इसमें भी क्यों हम अज्यूम करेंगे? सही है, बात सही है आपकी कि भाई उस पर हेड आएगी, पर वो हेड तो तब आएगी ना जब वो हो, ये बात है। अच्छा अब यहाँ पे अब्दुल रहमान कहते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट ड्यू टू एडवांसमेंट एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज रिस्क ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, गलत, ये बात गलत है। देखो मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये लिखो ना कि सिंस देयर इज द ऑक्शन ऑफ 5G, इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, सवाल से उठाओ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वही आपने बताना है कि भाई क्योंकि आपका 4G से 5G आ गया है, इस वजह से आपकी जो लाइफ है वो उसका रिस्क है कि वो इनकरेक्टली यूज हुई हो, क्योंकि वो अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर वो ना किया हुआ होगा तो उससे रिस्क क्या है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। ऐसा ही है। आप में से कोई एक में खाली कोई एक बहन सुना दे फिर। हाँ जी। रिस्क इनोवेशन नहीं, ये थोड़ा लिख दिया ना, तो आप बोलो क्योंकि सिंस देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ 5G ऑक्शन, यहाँ से शुरू करना है कि 5G ऑक्शन हुआ है, सो देयर इज अ रिस्क that incorrect useful life might have been used by the company for the purpose of calculating depreciation expense। तो शुरू वहाँ से करना है। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आपने अभी यही कह रहे हैं ना कि हम तो उससे लिखना सीख रहे हैं कि भाई इसको हमें लिखना कैसे है। देखो एक फैक्टर है, उसको किस लाइन आइटम से हिट करना है, उसका कौन सा रिस्क हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट का या यहाँ पे क्लियरली अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है कि हो सकता है उसने डेप्रिसिएशन बुक और इम्पेयरमेंट बुक। अच्छा आप गए, आपने देखा बुक हुई भी है, तो रिस्क तो था ना, शक तो बिल्कुल सही है। अब जो यकीन में नहीं बदला वो एक अलग बात है।
क्लैरिटी जी जानी सुनाओ। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था कि इस भाईजान ने जो वो कंपनी जो है वो बताया है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उस वजह से लाइफ पे और इन्वायरमेंट पे रिस्क आएगा, या उसकी वजह से प्रॉफिट पे भी आ सकता है। प्रॉफिट पे नहीं, उस लाइन आइटम पे जिस वजह से वो हिट होते हैं। जैसे मैंने दो बातें कही ना, डेप्रिसिएशन। देखो पहले तुम सब बताओ, पहले जो फैक्टर था उस पर रेवेन्यू हिट हो रहा था, मैंने किसकी बात की? यहां पे क्या हिट हो रही है? डेप्रिसिएशन। तो मैंने भी कितनी बातें की, वही बात कर रहे हैं हम। अच्छा लाइफ मेरे एफएस में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती है ना, डिस्क्लोज होती है। तो हमने उसकी भी बात की ना कि देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट यूजफुल लाइफ। सही है, जो रिकॉर्ड हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा नबील अली कह रहे हैं सर इम्पेयरमेंट का रिस्क कैसे होगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? वेरी गुड, उसकी रिकवरेबल अमाउंट ऐसे कम हुई होगी ना मेरे बच्चों के। पहले मैं कह रहा था कि इस इक्विपमेंट से मैं 500 मिलियन कमाऊंगा। अब यूं सोचो, अभी इसी इक्विपमेंट से हो सकता है मैं 100 मिलियन कमा रहा हूं, और जो मैंने 4G का लाइसेंस लिया हुआ हो उसकी कैरिंग अमाउंट 250 मिलियन हो, उसकी कैरिंग अमाउंट। तो मुझे बताओ क्या वो लाइसेंस इंपेयर हो गया? क्योंकि जो लाइसेंस की लागत मैंने लगाई थी उसकी रिकवरी अब 100 मिलियन पे आ गई है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? नबील जानी जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके अच्छा, मानूर ने लिखा है कि सिंस द कंपनी इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देयरफॉर एग्जिस्टिंग पीपी विल बी इम्पेयर्ड एंड विल बी इम्पेयर्ड नहीं, विल बी का मतलब है आप कंफर्म कर रहे हो, माइट बी इम्पेयर्ड इज अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो शैल और विल लिख दिया ना आप गए। शैल और विल तो तब आता है जब आप कंफर्म हो, यहां पे आप कंफर्म हो या शक है? तो हम लिख रहे हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ, या तो अगर रिस्क का वर्ड नहीं लिखे तो देयर माइट बी अंडर स्टेटमेंट लिखोगे, फिर शैल और विल का वर्ड यूज नहीं होगा। ये बात ख्याल रखना पेपर में, सही है? अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्रिएट चांस ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ पीपी क्रिएटिंग रिस्क ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्टेटमेंट। देखो जब मैं आपको कहता हूं कि लिखने का तरीका मेरा वाला होना चाहिए, तो मतलब मेरा वाला होना चाहिए ना। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं कि आपने सवाल से सिचुएशन को, फैक्टर को पिक करना है। सिंस देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम 4G टू 5G, so this creates a risk of using incorrect useful life which will ultimately impact the depreciation and impairment as recoverable amount might be lower than its carrying amount। ये कह के साइड में जो पूरे नंबर हो गए उसको समझ भी आ गया ना? यही तो, ये तो बताना है ना कि इम्पेयरमेंट क्यों आएगी और डेप्रिसिएशन क्यों आएगा। वजह नहीं बताओगे तो रिस्क किस चीज का? देखो आप यूं समझो, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। जब ये बात मैंने अपने बच्चों को बताया ना, सुनना मेरे बच्चों, अभी मैंने ये सबके देख लिए हैं। पहले बताओ ऑनलाइन वालों सारे एक जयती के साथ तुम लोग लॉजिकल बात समझ आ रही है कि बेसिक बुनियाद बना रहा हूं कि लिखना कैसे है। अभी आगे तो बहुत चीजें हैं, अभी तो एक एक करके। मैंने क्या कहा था, कौन दूसरी क्लास में लिखना सिखाता है? मैं तुम्हें फिर बुला के बता रहा हूँ, लिखो सीखो कि कैसे करना है। अभी मैं अगर एक क्लास बाद तो हो सकता है पास पेपर भी करा दूँ, हो जाएगा तुमसे इंशाल्लाह। सुने, जब मैंने ये बकवास की ना, अपने बकवास तो नहीं कहेंगे कि बड़ी काम की बात कही थी, तो मैंने जब अपने बच्चों को ये बताया तो वो चले गए क्लाइंट के पास बगैर सुने ना, मतलब फुल जोश में आके ना। ये चंपू भी गया, वो सीनियर भी गया, दोनों गए। दोनों बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई आपकी इम्पेयरमेंट का रिस्क है। तो क्लाइंट ने बोला कैसे? क्या बोला? अब ये दोनों चुप। बोला सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है। क्लाइंट क्या बोल रहा है? मैं मान रहा हूँ आ गई, कैसे रिस्क है? फिर ये चंपू भागता हुआ सर वो बोल रहा कैसे? अबे मैंने कहा भाई बावले, लाइफ कम हो जाएगी और तेरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम होगी, और कैरिंग अमाउंट क्या होगी? बोला हाँ सर अब जाता हूँ। फिर गया, बोला भाई आपकी लाइफ कम हो जाएगी ना, और आपकी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, अब सामने वाले के पास जवाब ही नहीं, क्योंकि अब उसको समझ आ गया कि इसको पता है। देखो इफ यू डोंट नो कि रिस्क कैसे है तो आप बहस नहीं कर सकते ना। तो अगर उसको कन्विंस करना है तो उसको चुप कराने के लिए आपको बताना है कि मुझे नॉलेज है। अदरवाइज वही वाली बात है कि बेवकूफ तो आराम से बन सकते हो आप। तो क्या सिर्फ रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए, पर वो रिस्क कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो हमने दोनों आपको एक्सप्लेन किए ना। तो इससे पहले वाली एग्जांपल के अंदर जो आपका रिस्क था वो ऐसे था कि 3 महीने की सेल आपने फ्रॉडुलेंटली हो सकता है बुक की हुई हो, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। पहले बताओ यहां तक हम अलाइंड है? पक्की बात है ऑनलाइन वाले? जल्दी बताओ सर जी। पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करते हैं भाई, लाइफ एक एस्टिमेट है ना।
तो अगर पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा हो तो वो भी तो लाइफ को असेस करेगा ना, क्योंकि आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देख रहे हो। तो क्या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी चेंज हो सकती है? अब तो जो रिमेनिंग चेंज होगी तो टोटल भी चेंज होगी, एस्टिमेट होता है ना। तो एस्टिमेट आज से आगे का होता है, और आज से आगे का एस्टिमेट का मतलब है कि ये हो सकता है। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हो कि भाई कितने चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप ऐसे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे 5G खरीदने की किसी की औकात ही नहीं है, तो आप फिर बोलोगे कि भाई 5G ना आ जाना है, तो इसकी अगर शोशे चल भी रहे हैं तो रिस्क था बट रियलिस्टिक नहीं है, खत्म हो जाएगी बात। तो वो डिपेंड नहीं करता है हालात वाकयात पे, सवाल पे। हम व्हाट इफ सिनेरियो नहीं कर सकते, वो तो तब होगा जब सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ हो। क्लियर है भाई? और मैं तो जल्दी बताऊं, यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से, रिस्क का कैसे, क्यों और कब इंपैक्ट आ रहा है पूरा बताना है। बिल्कुल ऐसा है, रिस्क का कब, कैसे और क्यों इंपैक्ट आ रहा है पूरा बताना है। तभी तो हम कहते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करो, असेस करो कहां कहां हो सकता है, और क्यों होगा वो तो वजह है। क्यों होगा वो तो वजह है जिस पर हमने बात की है। जल्दी से भाई, सबसे पूछ रहा हूं, अलाइंड हो? कोई सवाल? इंटरेस्टिंग है रिस्क, क्या आपको समझ आना चाहिए कि मसला कहां हो सकता है। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने बता दिया मैं लिटरली मानूंगा कि आपको वाकई सोचने का हल्का सा सलीका दे दिया है मैंने। सुनते हैं क्या चल रहा है। मार्केट में एक कंपटीशन आ गया, मार्केट में। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा फिर वो बताएगा, ऑनलाइन वाला आप देख सकते हो, आप में से जिस पे पूछूंगा वो बताएगा। फिर अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे जलील तो मैं बहुत करूंगा, क्योंकि ऑडिट इज माई ग्राउंड, सीधी सी बात है। सही है, उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुरूर है। इधर सुने। खैर, मैं ये कहता हूँ कि भाई एक क्लाइंट है जिसका आप ऑडिट करने गए, आपको पता लगा कि मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए तगड़े अच्छे खासे। तो आप मुझे बताओ, आपका रेवेन्यू 80% से फिर भी ग्रो हो रहा है, ग्रो। क्या रिस्क है? फैक्टर समझते हैं। आपने कहा एक XYZ किसी भी इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, सही है, न्यू कॉम्पिटिटर एंटर होगा साल के शुरू में, आपका रेवेन्यू 80% से ग्रो हो रहा है, क्या रिस्क है? तो दिमाग पर प्रेशर डालना है, यहाँ पे बच्चों ने बता दिया है। नया कॉम्पिटिटर है, अगर तो उसकी प्राइस मेरी गुड की प्राइसेस से कम है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी गुड्स की NRV का लॉस आ गया हो। नहीं, हम पहले तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। देखो बात समझो, यहाँ पे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आए हो, आपकी सेल पे हिट ना आया हो? मार्केट शेयर जाएगा अनलेस के मोनोपोली हो, अनलेस के मोनोपोली हो। तो वो तो तब की तब है ना जब क्लाइंट आपको बताए क्या आपका रिस्क गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब होगा क्या पता है, आपको सवाल में डेटा देगा, इस साल की सेल लिख के देगा, अगले साल की सेल लिख के देगा। आप रेशो निकालोगे 40%, 20%, 25% इंक्रीज आ रहा है, और नीचे लिख के देगा फर्दर इंफॉर्मेशन में कि ड्यूरिंग द ईयर 2 मेजर कॉम्पिटिटर हैव अराइव्ड। आप बोलोगे अच्छा भाई ये भी तफरी सही है, 2 मेजर कॉम्पिटिटर आ रहे हैं और ये भाई साहब अपनी मस्ती में कि 25% इसकी सेल क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, जो कि लाइकली। हाँ, मैं कह रहा हूँ रिस्क तो मेरा सही है ना, रिस्क तो मेरा सही है। मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि भाई मुझे एक बात बताओ, जब कॉम्पिटिटर आ गए तो आपने कैसे ये रेवेन्यू अचीव कर लिया 25% ज़्यादा। फिर वो मुझे बोलेगा सुनना अब एक एक करके, अब मैं ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, अभी हम कर नहीं रहे, समझाने के लिए ताकि आपको लॉजिक समझ आए। क्लाइंट बोलेगा भाई मैंने प्राइस इंक्रीज की थी, क्लाइंट बोलेगा मैंने कहा सॉरी टू से, फिर तो क्वांटिटी और कम होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ? देखो मैंने कहा सॉरी टू से, फिर तो इकोनॉमिक्स भी आती है मुझे, क्वांटिटी तो आपकी फिर और क्या होनी चाहिए, तो डिमांड तो फिर ऐसी बातें कम होगी ना। फिर वो फंस गया, बोला यार बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा सही कह रहा हूँ, तो भाई बढ़ा कैसे? उसने बोला भाई फिर न्यू कस्टमर्स आए। मैंने कहा अच्छा भाई जरा उनकी लिस्ट दे दे। फिर मैं क्या करूँगा ऑडिट में, मैं क्या करता हूँ पता है, मैं पिछले साल के कस्टमर को इस साल के सारे कस्टमर से कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ वाकई में ये न्यू है या नहीं है, और फिर बोलता हूँ चलो सही है, बाकी सारे साइड में पहले तो इसको उठा लो। फिर इनको भेजता हूँ कन्फर्मेशन कि तुमने इनसे क्या चीज़ें खरीदी हैं। अच्छा, इस सब से आपको पता क्या लग रहा है, मैं टारगेटेड काम कर रहा हूँ। एक फजूल बंदा क्या करेगा, पूरी सेल पे सैंपल लगाएगा, देखेगा सेल हुई नहीं हुई। भाई मैं तो टारगेट पे पहुंच रहा हूँ, मसला कहाँ। देखो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया, मैंने उससे पूछा, अबे अगर मुझे रिस्क ही नहीं पता हो तो मैं पूछता ही नहीं। अब देखो फंस गया ना, जब उसने जवाब दिया मुझे तो वो अपनी बातों में खुद फंस गया।
बोला हमने प्राइस इंक्रीज किया। मैंने कहा तो सॉरी टू से पे मुझे बता दो क्वांटिटी कितनी बिकी। बोला क्वांटिटी भी ज्यादा बिकी है। मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं मान सकता, कोई वैलिड रीजन लाओ। तो उसने बोला मोनोपोली है। तो फिर मैं पिछले सारे साल उठा के देखूंगा क्या वाकई में इसकी सेल पे किसी के आने जाने से इफेक्ट आता है, तो क्या मेरी रिस्क असेसमेंट गलत थी या सही थी। तो इन एनी केस अगर हम ये बात करें, ऑनलाइन वालों आप भी ज़रा बताना मुझे, आप भी, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर एंटर होगा देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अगर तो रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके बरक्स यूं होता कि आपका रेवेन्यू 20-30% से गिर जाता, तो फिर तो कोई रिस्क नहीं है ना, तो फिर जबरदस्ती नहीं करनी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो हो रहा है वो कंसिस्टेंट है, फिर क्या आपकी और जो हो रहा है कोई रिस्क अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। तो अब मेरी एग्जांपल में क्यों आ रहा था, उसमें मार्केट कुछ कह रही है हो कुछ रहा है, तो कॉम्पिटिटर के आने से आपका रेवेन्यू आपकी एक्सपेक्टेशन में क्या होना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है जो कि आपस में अलाइंड नहीं है। पहले बताओ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी से बताओ, बात समझ आती है जल्दी से सारे बच्चे, यार आप सबसे पूछो, बात क्लियर है, पक्की बात है। एक और एग्जांपल तुम लोगों से पूछूं, सिर्फ जवाब देना। जी रानी, मार्केटिंग नहीं, देखो मार्केटिंग कैंपेन अलग, तो ये जवाब कौन देगा, या वो भी सवाल में लिखा हुआ होगा ना। हम तो कह रहे हैं कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट क्या होना चाहिए, क्लियर है। तो हम तभी तो कह रहे हैं ना उसने कितने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, तब भी ओवर स्टेटमेंट, देखो सही कह रहा है, अगर रेवेन्यू कांस्टेंट है और कॉम्पिटिटर आ गया तब भी ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, क्योंकि आपके हिसाब से हिट आनी चाहिए। तो आप फिर रीजंस को ढूंढते हो कि क्यों सेम है, तो रीजन पे पहुंचने के लिए तो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है कि कहां मसला हो सकता है, तो वही तो रिस्क असेसमेंट है। चलें अब एक सवाल और तुमसे पूछता हूं, और तुम सबसे प्लीज सुनना, सोच के बताना मुझे, क्योंकि बड़ी मजे की चीज है। इधर मैं टीसीएस का ऑडिट कर चुका हूं, ये कोरियर, अच्छा जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही अवेयर रहना है ऑनलाइन वाला। मैं टीसीएस का ऑडिट कर चुका हूं, आज आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस, अच्छा अगर मैं आज इस चंपू या आयशा को भेजूं ऑडिट करने के लिए टीसीएस का, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, आपको ये पता है कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टीसीएस के कॉस्ट ऑफ सर्विस आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं आ रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं आ रही, सर्विस है। अच्छा जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्या कोई फ्यूल एक्सपेंस आ रहा होगा, फ्यूल कैसे, सबसे बड़ा पोर्शन ही वही होगा, तो आप कैसे पता आपको, ऑपरेशंस हैं, देखो ऑपरेशंस के बगैर तो कोई ऑडिट ही नहीं कर सकता ना, समझ आनी चाहिए पहले। चलो भाई ये तो बात समझ आ गई, इसमें चीते हो गए कि आप अब समझ आ रहा है, कंपनी का नाम लूंगा ऑपरेशन पे पहुंच जाएंगे कि कौन कौन से अखराजात हो सकते हैं। अब आगे सुने, चलें, तो अगर आप जाते हो ऑडिट पे इस कंपनी के, सही है, तो मुझे एक बात बताते हो कि ऑल टुगेदर आपका क्या रिस्क होगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंस, सही कह रहा है ये, सही कह रहा है ये, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट नहीं। देखो ओवर स्टेटमेंट तो मतलब उसने ज्यादा बुक किया हुआ होगा, मैनेजमेंट तो हमेशा उलट करेगी ना, देखो बात सही कह रहा है, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंस होगा ना, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से उसने हो सकता है वो पूरे अखराजात रिकॉर्ड वो अगले साल कर लेगा, ईयर एंड का भी मसला है ना, इस साल का खर्चा अगले साल का खर्चा उसके पिछले का, ईयर एंड आता ना यार। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जिस साल का खर्चा है उसी में रिकॉर्ड करो, उतना रिकॉर्ड करो जितना वो हुआ हुआ है। हुआ क्या, पहले भी ऐसी चीज हो चुकी है कि फ्यूल की प्राइसेस हाइक पे गई हैं, तो हम जब रिव्यू कर रहे थे इसका तो उसने मुझे बताया कि सर देखिए मैंने फ्यूल एक्सपेंस को वेरीफाई किया। उसने वेरीफाई कैसे किया था पता है, इनवॉइस उठाई और देखा ये खर्चा आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने कहा ये तो तुमने वो कर लिया जो उसने तुम्हें दिखाया, वो कहाँ है जो दिखाया ही नहीं, कि उसने लेटर भेजा होगा पीएसओ ने कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गई है ये पैसे दो, वो कहाँ है, मुझे सर वो मुझे कैसे पता। और मैंने कहा भाई तुम्हें एनवायरनमेंट नहीं पता, प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। मैंने कहा चलो यूं कर लेते हैं, तुम किसी महीने की इनवॉइस निकालो। मैंने कहा इस महीने की इनवॉइस में तुम देख रहे हो 281 आ रहा है, 300 प्लस हो चुका है पेट्रोल,
तो तुमने ये एग्री कैसे कर लिया कि 281 का पेट्रोल आ रहा है पर लीटर? क्या वो हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर वो बेवकूफ क्यों बना दी गई? एनवायरमेंट को रीड नहीं किया, ऑपरेशन से लिंक नहीं किया। बोलिए सर देखिए आप तो कहते हैं ऑपरेशन को समझना। मैंने कहा भाई समझ के तो तुम गई हो ना ऑपरेशंस को, मुझे पता है तुम्हें पता है फ्यूल एक्सपेंस आ रहा है, पर वो हिट किसकी वजह से हो रहा है? एनवायरमेंट की वजह से। तुम्हें पता ही नहीं है प्राइस कितने चल रहे हैं, तुम उसको रिलेट तो करती ना कि प्राइस दिखा क्या रहा है और है क्या। एक थर्ड इंफॉर्मेशन से मैच तो करो। तो पहले बताओ क्या लॉजिकल बात समझ आती है? सर फ्यूल अगर रोजाना चेंज हो तो एवरेज रेट यूज होगा। अच्छा हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सीख रहे हैं या हम एक्चुअल सीख रहे हैं? तो हर कंपनी को इतना पता होता है कि मेरा जो रेट है वो कितना है, हाँ या नहीं? तो टीसीएस सर्विस में तो रोज ही रोज फ्यूल बुक होगा, ऐसा है ना? तो भाई जितने भी बिल आएंगे वो सारे रिकॉर्ड होंगे। मेरा मकसद ये है कि भाई जहां मसला है वहां पे, मैं पता है इसकी जगह ऑडिटर मैं होता ना, अगर मैं कर रहा होता ऑडिट, क्योंकि ऐसी बात है तो मैं रिव्यू करता हूँ, गाइड करता हूँ अपनी टीम को, मैं पहले वो वाले मंथ उठाता जिसमें प्राइस ऊपर गए, हाँ या नहीं? और मैं देखता कि उस महीने में क्या ज्यादा कॉस्ट बुक हुई है ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए। अच्छा क्या बाकी महीने वेरीफाई नहीं करोगे? पर टारगेटेड वो महीने तो वेरीफाई करने ही करने हैं जहां पे रिस्क ज्यादा है। तो यही तो कह रहा हूं, जगह पे पहुंचो जहां मसला है यार। अगेन वो कैसे पहुंचोगे? जब रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होगा? ऑपरेशंस और एनवायरनमेंट को समझ के। तो मेरे बच्चों ऑनलाइन में लो, जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे फोकस के साथ, क्लैरिटी है, बेहतरीन हो गया। जानी यहां तक बात समझ आती है जी? सर ये भी हो सकता है ना वो बंदा फ्रॉड करे, मतलब वो ट्रांजैक्शन जैसे कि कंपनी को एक एनवायरनमेंट पे प्राइसिंग पर भी हमारा एक्सेस करना चाहिए, और बंदा जो है वहाँ से पेट्रोल लेके और अपने घर लेके जा रहा है और उसको बता रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है। देखो वो तो हमें उसका मसला नहीं है, वो उसकी चोरी हो रही है। हमें ये मकसद है कि क्या, देखो वो चोरी करके चला गया। एक बच्चे का सवाल क्या है, सुनना प्लीज सुनना। एक बच्चे का सवाल यह है कि सर वो बंदा चोरी करके अपने घर पेट्रोल लेके जा रहा है, कंपनी के अखराजात हो गए, कंपनी की बुक में आने चाहिए, खत्म हो गई बात। ओवर स्टेट नहीं हो रहे ना, कंपनी के अखराजात तो है ना, चाहे वो एक्चुअल में डलवा ले या चोरी कर ले, कंपनी का तो अखराजात है ना। आपको ये वेरीफाई करना है कंपनी की जेब से जो गया क्या वो रिकॉर्ड हुआ या, चलो मुझे एक बात बताओ, कैश पड़ा हुआ होता है और वो चोरी हो गया तो एक्सपेंस ही हो गया ना। ऑडिटर का पर्सपेक्टिव क्या है कि उसका एक्सपेंस बुक हो गया हो, कि जो दिख रहा है वो हुआ हो, सही हो। हम भी यही कह रहे हैं, क्लियर है? चलें नबील भाई, टीसीएस वाली बात क्या नहीं समझ आई इसमें, जल्दी बता दो। मैं तो पूछी भी इन लोगों को, सही है जल्दी बता दे भाई, आगे कहानी बहुत है। एक तो ये कौन है? हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन? कौन बात कर रहे हैं? आई कैब से बात कर रहे हैं? जी जी बोले बोले। ऑनलाइन है या फिजिकल है? हाँ तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, सही है, ओके। अबे भाई अच्छा, नेट कट हो रहा था, प्लीज रिपीट कर। जानी भाई ये तुमने अच्छी बात बता दी ना, नेट अगर कट हो रहा तो देख लियो भी आखिरी रिकॉर्डिंग में, सही है जी जानी। अच्छा अब मुझे आपका भी रिजल्ट, अबे मेरा कौन सा रिजल्ट है भाई? अबे मैं वो आई कैप की कमेटी का मेंबर हूँ, तो वो मुझे याद दिला रहा है। मैंने उनको कहा है कि जब मेरी मीटिंग हो तो मुझे याद दिला देना 3 घंटे पहले। तो आई थिंक 3 बजे है, तो उसने 3.5 घंटे पहले याद दिला दिया। कितना पाबंद है देखो बेचारा। खैर अच्छा भाई पहले बताओ भाई जानी यहाँ तक क्लियर है? आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ये समझना कि आप ऑडिट नहीं कर सकते जब तक आपको रिस्क आइडेंटिफाई। तो अगर आज आपको मैं मज़े का सवाल दूं और मैं उसमें रिस्क निकालने को बोलूं, निकाल लोगे? पक्की बात है। तो आज की फिर आपकी ग्रेडिंग होगी इस चीज़ पे कि आप रिस्क निकालने के काबिल हो या नहीं हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।